हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। जैसे कि हम देख रहे थे, जो हम चैप्टर हम पढ़ रहे थे, दैट वाज अ फोर्स चैप्टर। हमने कुछ बेसिक पार्ट फोर्स का कंप्लीट कर लिया था, है ना। सभी को याद होगा कि हमने व्हाट इज फोर्स, टाइप ऑफ फोर्सेस और सभी डिफरेंट डिफरेंट और कौन सी चीजें पढ़ी थी। हमने थोड़ा रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और रिकलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। जैसे ही प्रीवियस वीडियोस आप देखोगे, आपको सब कुछ रिकलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर? ओके, चलो, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है, आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली। देखिए, आप जो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज फोर्स, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ फोर्स, लीनियर मोशन, रोटेशनल, टॉर्क, इसके बाद कपल, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने अटेंड किए थे। प्लीज गो थ्रू द वीडियो, प्रीवियस वीडियोस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ये शुरू होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, ये जानेंगे, ठीक है। ओके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी बैलेंसिंग पॉइंट where the body weight can be assumed to be concentrated and equally distributed. The symbol is COG, that is center of gravity, or CG, you can write CG, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अरे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें ये बताता है कि एक इमेजिनरी पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट में, एक इमेजिनरी पॉइंट, जैसे कि यहां से, ठीक है। एक मिनट हम बताते हैं आपको। Let us consider this is an irregular body. This is an irregular body. Okay. Somewhere over here there is a point. अब हमने क्या किया, हमने जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्टिक से बैलेंस करने की कोशिश किया, तो हमने एक नोटिस किया चीजें कि जो बॉडी थी, दिस वाज कंप्लीटली बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट। इसका बेस्ट एग्जांपल आप सभी ने नोटबुक जो होती है, नोटबुक या किसी भी तरीके की बुक आपने रोटेट करते हुए देखा होगा फिंगर पे स्टूडेंट्स को, या फिर एक फुटबॉलर फुटबॉल जब रोटेट करता है, एक फुटबॉलर जब फुटबॉल रोटेट करता है टिप ऑफ फिंगर पे, आपने सभी ने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा होगा, आप सभी ने एक बार ट्राई भी किया होगा। तो जिस पॉइंट पे कंप्लीटली एक ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेटेड होता है इन इमेजिनरी कंडीशन, मतलब उस पॉइंट पे अगर आप उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन कंप्लीटली इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब एक बैलेंसिंग स्टेट में रहेगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही क्या हो रहा है, बैलेंसिंग स्टेट में रहेगा। तो उसी पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज द पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट सेंटर अराउंड विच बॉडी में रोटेट freely in all the direction. It can also be called as center of mass. आप इसे सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गई चीजें आप लोगों को, ये चीजें समझ में आ गई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, हम तो अब सब बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड ऑन इज शेप। एक चीज हमें ध्यान रखने जैसी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इमेजिनरी पॉइंट, हम जो जिस इमेजिनरी पॉइंट के बारे में कह रहे हैं, वो क्या करेगा, वो शेप और साइज के हिसाब से डिफर करेगा। मतलब जिस तरीके का ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज होगा, उसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन भी चेंज होते जाएगा। चीजें ध्यान है, ओके। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, अ बास्केटबॉलर रोटेटिंग अ बास्केटबॉल ऑन हिज फिंगर ऑफ टिप। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, दिस पॉइंट एट द विच फिंगर एंड बास्केटबॉल इज इन कॉन्टैक्ट, तो इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, दिस पॉइंट कैन बी टर्म्ड एज सीजी, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल्स, ये जो सभी पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल को कुछ मास होगा, वी कैन कंसीडर दैट सभी पार्टिकल का मास का अगर हम सबमिशन करते हैं और इस पॉइंट पे ले आते हैं, तो दिस
object will be at an equilibrium condition. This is the point at which the whole weight of the body can be taken as acting through. मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं कि पूरी कंप्लीट बॉडी का जो वेट है इसी पॉइंट से पास हो रहा है. जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में कहते हैं, if a person is standing on a platform, we know that the mass, if with the pressure, if with the force applied by his feet on the ground is considered as weight. वेट क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम कंप्लीट बॉडी को सस्टेन करते हैं कि वेइंग मशीन पे नहीं, हम बस खड़े हो जाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी बॉडी का वेट है वो कंप्लीटली कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है. हमारी बॉडी का जो वेट है वो सेंटर से पास हो रहा है. किसी को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. चीजें क्लियर? कोई दिक्कत आती है तो आपको पूछना है. ओके. और में क्या लिखा है? और द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट विल बैलेंस. सिंपल लैंग्वेज में बैलेंस के बारे में बात करें. ओके. अब जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है वहां पे आपने एग्जांपल दिखा होगा. लेट अस सी. यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ टॉयज. यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ टॉयज ओवर देयर. Okay, now you can see the CG in this diagram. Let us discuss the CG. You can see the location of CG of this object. This is CG, that is center of gravity. This is the point of support. See, center of gravity still in the center. Still in the center. देखिए, when object is now let us number it 1, 2, and 3. Let us observe the object number 1. Here we are seeing that object number 1, the center of gravity, which is in the straight condition. The center of that is mass or gravity, you can say, completely lies from the center. Okay, so this is in balance condition. Now in this condition, what is happening? The body is tilted on the left hand side. The body is tilted on the left hand side. We have pushed the body on the left hand side. But we know that center of gravity is at this point. That is, we have located. Okay, then what to balance this body? जब ये बॉडी को हमें बैलेंस करनी तो हम क्या करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव करने की कोशिश करेगा. राइट साइड में मूव करने की कोशिश करेगा. सो दैट इस बॉडी का जो फोर्स है विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसे काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा. मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रोटेशन आएगा, जनरेट होगा, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था. इफ यू रिमेम्बर दिस पॉइंट है ना. कैन सी वरिया may rotate freely in all direction. Means it can be left, right, or whatsoever. Okay, may rotate in all direction. Let me mark this. Okay. So क्या कर रहा है बॉडी 2? क्या कर रही है? अगर हम फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बॉडी इज रोटेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड to balance it, to balance that counter force, to counter the force. Okay, we can say this counter force or counter balance. Same in the third. जैसे ही बॉडी राइट साइड में टिल्ट हो रही है, इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए जो फोर्स किस तरफ लगेगा? दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इस तरफ रोटेट होगा लेफ्ट हैंड साइड. देखिए जो बॉडी क्या करे, रोटेट कर रहा है लेफ्ट की तरफ. यू कैन सी पुल अप ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सपोर्ट. चीजें क्लियर है? बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत प्यारा एग्जांपल है, आप इसे समझ सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज डिनोटेड आल्सो डिनोटेड बाय जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिनोटेड बाय सी. अब देख लो सर्कुलर रिंग, फिर आता है सर्कुलर डिस्क, ट्रायंगुलर लैमिना, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, rod and cylinder. Center of gravity of some of the regular object you have seen over there. Okay. आपको दिखाई देगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई कर रही है. ओके, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था एक टॉय का, सेम एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो एक पर्टिकुलर बॉक्स के साथ. ठीक है, एक ड्रम के साथ. दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज अ स्टेबल कंडीशन. ऑब्जेक्ट ए. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट बी? ऑब्जेक्ट सी एंड ऑब्जेक्ट डी आर इन द unstable equilibrium. If I am applying force on the left hand side to the object B,
It will start to balance it on the right hand side. तो देखिए यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा है. What is torque? Torque is force into perpendicular distance. Now see, it's completely getting torque on the right hand side. फिर से torque right side. फिर से torque right side. चीजें क्लियर है? You can see. Okay. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम जो हमने न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था, दिस वाज आई टोल्ड यू दैट दिस इज मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to clockwise movement. How weight means it will be force into perpendicular. This is perpendicular symbol, perpendicular distance. Force of object A into perpendicular distance equals to force of object B into perpendicular distance. Okay, this is clear. So this is principle of momentum. This it can become for 2 marks question. ये 2 marks question बन जाता है, तो important section है हमारा. ठीक है. What is principle of momentum पूछा जाता है. Principle of momentum state that anti-clockwise movement is equal to clockwise movement. यही बताता है principle of momentum. बच्चों यहाँ तक क्लियर है? कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो आगे. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम जो हमने अप्लाई किया था इन न्यूमेरिकल्स ऑफ रूलर स्केल. सबको याद होगा रूलर स्केल का एग्जांपल. ठीक है. तो आगे बढ़े. आगे now our next topic is uniform circular motion. What is uniform circular motion? ये समझते हैं. Uniform circular motion is the motion of an object traveling at a constant, important word, constant, that is uniform speed on a circular path. If an object is traveling in a circular path with a uniform speed, then it is known as uniform circular motion. What is the important part for the uniform motion? It is constant, or you can say uniform speed on a circular path. Of course, there should be a circular path for circular motion. Okay, so what is uniform circular motion? When an object traces a circular path with constant speed, or you can see uniform speed. Okay, then such kind of motion is known as uniform circular motion. Not just a circular motion, but uniform circular motion. Okay, now what is the time period? Let us consider time t. Period t is the time required to travel one around the circle. That is, to make one complete revolution. So, if I am considering this point, let us take this plane as a point A. This point is evolving from point A to B, then B to C, then C to D, and then back to A. What is the path it's tracing? A to B, B to C, C to D, and then finally D to A. So this is the path that our object is tracing in a circular path. Okay. So as we know that the distance traveled by this object from A to A will be the circumference of the circle. Because this object is tracing completely path of a circular path. Section. So the distance covered, distance in this case will be circumference of a circle. What is the circumference of a circle? 2 pi r. We know that 2 pi r. So here we are applying this. So distance covered by the object from A to A. From A to A, distance covered will be 2 pi r. This is in one revolution. So you know that speed equals to distance upon time. This v equals to distance upon time. In this case, we have put distance as 2 pi r. So what is the velocity? That is in uniform circular motion. It is 2 pi. V equals to 2 pi. Okay.
क्लियर? सभी को ये चीजें क्लियर है? आया ना? ओके। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करता है तो इसमें एक फोर्स जनरेट होता है, बिकॉज हमें पता है कि फोर्स का रिजल्ट क्या होता है। फोर्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन स्पीड। चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन स्पीड, ये फोर्स का रिजल्ट होता है। अब हमारे जो हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस सेक्शन में हमने क्या कर दिया, स्पीड को यूनिफॉर्म कर दिया। स्पीड हमने यूनिफॉर्म कर दिया, तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड तो नहीं हो रहा है। बस यहाँ पे आप जो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करो, यू आर ऑब्जर्विंग दैट चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन जो डायरेक्शन हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन इज ऑलवेज रिजल्ट ऑफ फोर्स, ऑलवेज रिजल्ट ऑफ फोर्स। तो इस सर्कुलर मोशन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी फोर्स, यहाँ पे जो स्पेशल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज इनसाइड, इनवर्ड डायरेक्शन होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट रेडियली इनवर्ड, टू बी रेडियली इनवर्ड। मतलब क्या होगा? रेडियस के अलोंग में अंदर की तरफ ये फोर्स अप्लाई होता है, रेडियस के अलोंग में अंदर की तरफ ये फोर्स अप्लाई होता है। ऐसे फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ऐसे फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, चलो आगे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड हैपेंस बिकॉज ऑफ अ सेंट्रीपिटल। इंपॉर्टेंट, अभी जो हमने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल। द रीजन फॉर सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। And what is centripetal force? Pointing towards the center of a circle. Pointing towards the center of a circle. You can see over here. In this object, it is not clear, but you can see in this object, the moon. Moon, ये है हमारा मून। ठीक है, मून क्या कर रहा है? मून अर्थ के अराउंड में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है, किस किस तरीके का पार्ट ट्रेस कर रहा है? सर्कुलर पार्ट ट्रेस। अब हमने कहा था कि अगर सर्कुलर मोशन होता है, अगर हमने कहा सर्कुलर मोशन होता है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ मैंडेटरी फोर्स। बच्चों मैंडेटरी मतलब अगर सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज मैंडेटरी, ये होगा ही होगा। कहीं अगर सर्कुलर फोर्स जनरेट हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, या फिर अदर वे राउंड से हम समझ सकते हैं, कहीं भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो सर्कुलर मोशन, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ट्रेस करेगा। ठीक है, अभी जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन कैसे ट्रेस करता है, हम इसको आगे देखते हैं। ये जो है ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं वेलोसिटी सर हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर, सेंट्रीपिटल फोर्स मान लेते हैं, दिस इज द फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सर तो ये सर्कुलर पाथ कैसे ट्रेस कर रहा है? ये हॉरिजॉन्टली है, वेलोसिटी इज कंप्लीट हॉरिजॉन्टल, फोर्स इज कंप्लीटली वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम मून और अर्थ के बारे में बात करें, सर तो ये सर्कुलर पाथ ट्रेस कैसे करता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? व्हाट इज द, कैसे हो रहा है ये सारी चीजें, कैसे हो रही है, इसे हम क्लियर करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, अब ध्यान दो, अब बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दो, डीप जाने वाले हम इस कंसेप्ट में। ये हमारा मून था कहीं यहाँ पे, दिस वाज आवर सेंटर अर्थ। ठीक है, ये फिर सेंटर कंसीडर कर लीजिए। अब मून क्या कर रहा है? मून भागने की कोशिश कर रहा है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v मून क्या कर रहा है? भागने की कोशिश कर रहा है। पर अर्थ का ग्रेविटी फील्ड क्या कर रहा है? इसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, भाई हमारे तरफ आओ, वी आर अप्लाइंग ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब इस मून पे दो तरीके के फोर्स, एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज ग्रेविटी फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वेलोसिटी से टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी दोनों फोर्स है, वेलोसिटी कह रहा है कि भाई हम स्ट्रेट चले जाएंगे टेंजेंशियली, ग्रेविटी फोर्स कह रहा है अर्थ की ग्रेविटी फोर्स नहीं आप हमारी तरफ आओ, वी आर अट्रैक्टिव फोर्स। तो मून ने कहा नहीं, हम ग्रेविटी फोर्स का भी रिजल्ट नहीं मानेंगे कंप्लीटली 100%, ना ही वेलोसिटी का मानेंगे। हमने इसका दोनों ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी, दोनों वेलोसिटी और फोर्स का रिस्पेक्ट रखते हुए इस मिडवे निकाल लिया। ये क्या करा? मिडवे ट्रेवल करना शुरू कर दिया।
मून ने मिडवे ट्रेवल करना शुरू किया। जैसे ही मिडवे ट्रेवल किया, कर्व पार्ट ट्रेस कर लिया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब जैसे पॉइंट बी पे आ गया, फिर से अर्थ ने कहा अरे चलो भाई, अब हमने ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर दी, अब तो आ जाओ। मून ने कहा नहीं, हमारे पास अभी भी वेलोसिटी है, ये v1 है, ये va है, दिस विल बी vb। अभी भी हमारे पास वेलोसिटी v भी, हम सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो अभी भी फिर से मून ने कहा चलो ठीक है, ना ही ग्रेविटी ना ही वेलोसिटी, हम फिर से एक ट्रेस पाथ करेंगे, सेंटर का रास्ता निकालेंगे, पॉइंट सी पे आ गए। फिर से अर्थ ने एक बार कहा अभी तो आ जाओ ग्रेविटी फोर्स, हमने कहा नहीं, अभी भी हमारे पास वेलोसिटी है, फिर ग्रेविटी फोर्स, फिर सेम कंक्लूजन। और इसी तरीके से धीरे धीरे मून ने कर्व पार्ट ट्रेस किया, और यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेस करना शुरू किया, फिर मून ने ऑब्जर्व किया अरे मैंने तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया विद सेम स्पीड। मतलब ये तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहला दिया, क्योंकि स्पीड हमने कांस्टेंट रखी थी। सो एक्सेलरेशन हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिंग डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन वेरिंग है। क्यों? व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एज यू नो दैट वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी। हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था। वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन तो देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड सो ऑन, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ, सभी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, तो सिंपल से पता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होगा। पर ये ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड क्या रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड विल बी कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, बट वेरिंग वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यहाँ पे देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके ठीक है, ये इसमें हम ध्यान ज्यादा देना नहीं है आपको। सो ओके, ये चीज नहीं भी पता चले तो रहेगा। ये चीज याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज करते हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। चलो आगे बढ़ो। वही सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटी एंड ऑर्बिट्स के बारे में होती है। अगर हम इसको लार्ज स्केल पे देखा जाए तो ये हमारे नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी में बहुत अप्लाई होती है। ग्रेविटी विच कीप्स सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यही तो हमने पढ़ा है। एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसे डाउनवर्ड अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, सैटेलाइट क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ भागने की कोशिश करेगा, ग्रेविटी से अंदर खींचने की कोशिश करेगा, पर ये कहेगा नहीं, हम कहीं नहीं आएंगे, हम एक सेंटर रास्ता निकालेंगे, तो हम कर्व पार्ट ट्रेस करते जाएंगे, इससे हम एक सर्कुलर मोशन सेट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, तो एक चीज ध्यान रखो, अगर ये ग्रेविटी नहीं होती, मतलब ये इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं होता, तो सैटेलाइट क्या करता, सैटेलाइट क्या ट्रेस करता, नहीं, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ कहीं आगे भाग जाता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ कहीं वो आगे ट्रेवल कर जाता सैटेलाइट, ठीक है। पर ये कैसे हुआ, ट्रेस कैसे हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और हमारी केस में ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी किस तरीके का फोर्स अप्लाई करवा रहा है, किस कंसेप्ट में आ रहा है, ये आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई जो ग्रेविटी फोर्स है ना, इसी यही है एक एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो क्या ये सर्कुलर मोशन होता, नो, द आंसर इज नो। Therefore, it is said that centripetal force is an compulsory force to trace the circular path for any object. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में आपको रोटेट करवाना है तो यू नीड टू अप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इट। The next example you can see over here, that is a stone tied to a thread. As you all know that the season we have come in the Sankrant, that is Makar Sankrant season. Most of the children were doing such kind of things, है ना, स्टोन लेंगे, उसे मांझा बांध देंगे और उसे घुमाएंगे, घुमाते हैं। तो एक्चुअली क्या करते हैं वो, अब बच्चे फिजिक्स समझते कि हम एक्चुअली क्या करते हैं, जब हम किसी स्टोन को थ्रेड से बांधते हैं तो हम उसे रोटेट नहीं करवाते, हम इस स्टोन के पास तो वैसे भी वेलोसिटी है भाई,
स्टोन तो वेलोसिटी के साथ हमने इनिशियल वेलोसिटी इसको दे दी है, वेलोसिटी के साथ वो भागने की कोशिश कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इस थ्रेड को हम अंदर खींचने की कोशिश। आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से देखोगे तो आप उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हो उस थ्रेड को, और थ्रेड को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या अप्लाई कर रहे हो, आप सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। आपने डिसाइड कर लिया कि इस ऑब्जेक्ट पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि एक रिएक्शन फोर्स आप दे रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी सॉरी ये डायरेक्शन ट्रेस करना शुरू कर देगा, डायरेक्शन क्लियर है। यहाँ पे आएगा सर्कुलर फोर्स। एक चीज एक्स्ट्रा कंसेप्ट है बच्चा, तो ध्यान दो थोड़ा सा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट हम बता रहे हैं आपको, याद रखना, आपके नेक्स्ट क्लासेस में आपको काम। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर इसे बैलेंस करने के लिए फोर्स होना चाहिए, हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है, इसे बैलेंस करने के लिए, जैसे सेंट्रीपिटल इनवर्ड डायरेक्शन में, इसे बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, इसे सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स मतलब, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा मोटा, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, एक इमेजिनरी हम कंसीडर करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स रहेगा जिसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल, इसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, दिस इज रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम बना नहीं सकते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फॉल्स फोर्स, इमेजिनरी फोर्स है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी अप्लाई नहीं कर सकते, एक ऐसा फोर्स है जो हम कभी अप्लाई नहीं कर सकते, नेवर, इट इज इम्पॉसिबल टू अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स, ये तो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम इमेजिनरी है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा पर होता नहीं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आएगा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर फोर्स होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इसका मतलब पूरी कहानी कंक्लूड ये होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पर सर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का सर डायरेक्शन होता है रेडियली इनवर्ड, मतलब रेडियस के अलॉन्ग में अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। सर इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होता है, हाँ होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन सर आउटवर्ड डायरेक्शन, सिंपल सी बात है, अगर सेंट्रीपिटल इनवर्ड है तो सेंट्रीफ्यूगल कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, नो डाउट। यही होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की कहानी। सेंट्रीफ्यूगल कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल अभी हमने बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज सूडो फोर्स। दिस फोर्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। Centrifugal force is act along the radius but is directed from away from the center. अभी हमने बताया था away from the center होता है, ऐसा होता है away from the center, out बाहर की तरफ। Direction of centrifugal is always positive to that of the centripetal force, सिंपल बात अपोजिट है तो पॉजिटिव रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम जो सेंट्रीपिटल का, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल। अब हमने कहा था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल तो सेम रहेगा तभी तो बैलेंस करेगा, तो फोर्स अगर सेम है फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा ना, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज, ऑलवेज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज प्रेजेंट इन रोटेटिंग बॉडीज, तो भाई रोटेट करेगा तभी तो सेंट्रीफ्यूगल है, तो हमें भी पता है, हमने सीख लिया अभी। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल क्यों आता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल की वजह से आएगा, और सेंट्रीपिटल कब होगा, जब बॉडी रोटेट करेगी ना, तो सेंट्रीफ्यूगल भी जब बॉडी रोटेट करेगी तभी तो आएगा, आया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। यार ये डायग्राम बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन कर रहा है, ये डायग्राम हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्सिस यहाँ पे देखो मेंशन किया है, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन किया है, बेहतरीन एग्जांपल, सब एक ही इसमें कंसेप्ट क्लियर।
ये हमारी एक्सिस मतलब सेंटर, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर स्ट्रिंग, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। हम वेलोसिटी के साथ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ इसे रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे। इस पे हमने अप्लाई कर दिया सेंट्रीपिटल, ये बहुत गंदा साउंड, इस पे हमने अप्लाई करने की कोशिश की, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा है डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। इसे बैलेंस करने के लिए फोर्स कौन सा आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिखाई दे रहा है। और ये तो और भी जो ट्रेस कर रहे हैं वो रहेगी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल क्या है, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ये कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल इज mv² अपॉन r, नोट डाउन कर लीजिए, mv² अपॉन r। क्या होता है, mv² अपॉन, in which m is the force, sorry, f is the force, m will be mass of object, v will be velocity, and r will be the radius. This is radius, this is velocity, and m is mass of the object. Clear, बच्चों? So this is these are some differentiate between centripetal and centrifugal force. There's some difference between centripetal and centrifugal force. Just go through this at once, put a glance. Let me read for you. Centripetal force is the force required to provide centripetal acceleration to a particle so that it moves in a circular path. Centrifugal tendency of the particle in its accelerated frame of reference is explained by assuming centrifugal force. Okay. At very instant, it is directed radially outward and the center radially in. अच्छा, ये इन्होंने सेंटर की तरफ से बताया, ये कंफ्यूज मत होना। सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, towards radially towards the center of the circular path. What will be the second point? Radially away from the center of path, center of circular path. It is real force. This is pseudo force. So you can use this term. This is real force, and this is pseudo force. Since it is the effect of the acceleration, you now see what I was telling. It is the effect of acceleration of the reference frame. This is effect. This is not the real force. This is effect, but arising from the gravitational, electromagnetic interaction between matter and so on. Centripetal force आपने देखा होगा gravity force because it is the rotational part. Second, electromagnetic, electrons revolving around the nucleus. So it is also a circular path. So you will get electromagnetic force की वजह से भी centripetal force आएगा. Also बच्चों आपको clear होगा कि what is the importance of force in our life, what are the concepts of force, and what the basic numericals that you have seen. The numericals are very, very, very important, बच्चों, because numericals are asked directly in your question, and that is simple one. So you should go through the numerical section twice or thrice, okay? And this theoretical part is also important because there comes some question which are related to this, okay? So be aware of each and every point that I have told in this video or in part 1 and part 2 of the first chapter. So please go through all the videos, make proper notes of them, and study. Okay, if you have any doubt, you can ask me in our class, or you can message. Okay, so thank you, students. This is all from my side. The chapter 4. The next chapter we will be starting that will be our work done. Sorry, work, energy, and power. Okay, so next chapter will be our work, energy, and power. Okay, so we have completed our chapter. Thank you, students.